हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसमें कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, कहाँ पे लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सब चीजें आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद आगे फंडामेंटल राइट्स होते कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 12 to 35 के अंदर ये कवर्ड है, और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने समझा था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ पार्ट्स हैं, जिनके अंदर पार्ट्स के अंदर कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा इसके कुछ शेड्यूल्स गिवन हैं। तो पार्ट 3 के अंदर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, और उसमें भी आर्टिकल 12 to 35। इसके बाद जो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे हमारे लीगल राइट्स होते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब जो हमारे सारे लीगल राइट्स हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स नहीं बोल सकते। लीगल राइट्स आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या है, क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा। बस ये लाइन आपको याद रखनी है कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स, बट ऑल लीगल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 448 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। हमने वहां से कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा अडेप्ट करा है इसको। दे आर जस्टिशिएबल इन कोर्ट, और कह सकते हो दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रेक करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाकर आप केस फाइल कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। जब स्टार्टिंग से हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, बट एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। एक हमारा राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अमेंडमेंट कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। 44th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की इन द ईयर 1978। तो वहां से ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के लीगल राइट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। अब ये बेसिकली लीगल राइट्स में पार्ट 12 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A के अंदर कवर्ड है। पहले ये जब फंडामेंटल राइट था उस टाइम पे हुआ करता था आर्टिकल 31 में। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था इन द ईयर 1978 बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, बट आर्टिकल 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट गिवन नहीं है। आर्टिकल 12 इज जस्ट लाइक कि हमारा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बताया गया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। आर्टिकल 12 मीन्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एंड आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट कैन नॉट मेक सच लॉज दैट रिड्यूसेस द पावर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ, बेसिकली कंट्री की गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स की पावर कम हो जाए। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स लोगों के हाथ में बहुत पावरफुल टूल है जिससे आपको कोई दबा नहीं सकता। क्लियर। तो उसकी पावर आपके हाथों में कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए आर्टिकल 13 यहाँ पे रखा गया है कि कोई भी अगर ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स की पावर को कम करता है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, वो लॉ बन ही नहीं सकता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब अपने फंडामेंटल राइट्स की तरफ। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35। देखो 12 और 13 हमने पढ़ लिया। अब स्टार्ट होते हैं हमारे मेन जो हमारे राइट्स हैं। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, अंडर आर्टिकल 14 to 18 में ये कवर्ड है। राइट टू फ्रीडम 19 to 22 आर्टिकल यहाँ पे कवर्ड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 and 24 आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर 29 to 30, 29 and 30 है बेसिकली। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब देखो 30 के बाद डायरेक्टली 32 है, बिकॉज 31 को 1978 में हटा के लीगल राइट में कर दिया गया था, इसलिए वो यहाँ पे कवर नहीं होता। तो ये थे हमारा ओवरव्यू ऑफ आर बेसिकली सारे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ये कंप्लीट ओवरव्यू था। तो अब जल्दी से एक एक को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आ गया राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है आर्टिकल 14, जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। बेसिकली लॉ सबके लिए बराबर है और लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 15 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नो डिस्क्रिमिनेशन एट द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ चाहे रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। कोई भी ग्राउंड हो, आप पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जब भी गवर्नमेंट कोई अपनी वैकेंसीज निकालेगी
उसके अंदर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 17 रिलेट्स टू अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 इज अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो, जब पहले हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का रूल हुआ करता था, तो वो आपने सुना होगा, नॉर्मली अंग्रेज क्या करते थे, सर लगा दिया नाम के आगे, मैडम लगा दिया, लेडी लगा दिया, उस तरह से टाइटल्स हुआ करते थे नाम के आगे। बट जब हमने ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड करा आर्टिकल 18, तो हमने बोला कि अब हमारे यहाँ पे टाइटल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, टाइटल्स हटा दिए जाएंगे। बट सिर्फ 2 फील्ड ऐसी हैं जिनके अंदर हम टाइटल्स देंगे। एजुकेशन, लाइक हम जैसे सीए लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है, हम, और अगर हमने जैसे पीएचडी कर ली तो हम डॉक्टरेट लगा लेते हैं अपने नाम के आगे। तो एजुकेशन की फील्ड में यू कैन मतलब प्लेस द टाइटल इन, मतलब आप अपने नाम के आगे प्लेस कर सकते हो। डिफेंस, जैसे डिफेंस में आपने सुना होगा कि जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं कि जनरल हो गया हमारा और चीफ कमांडर हो गए, इस तरह से हम डिफेंस के अंदर भी टाइटल्स लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, नो इश्यूज। इन 2 फील्ड के अंदर हम सिर्फ टाइटल्स लगा पाएंगे, उसके अलावा कोई फील्ड में टाइटल नहीं लगेगा। तो ये थे हमारे आर्टिकल 14 to 18। इसको आप एक्रोनिम इसका याद कर सकते हैं, EPPUT। EPPUT मीन्स इक्वालिटी, P फॉर पब्लिक प्लेसेस, P फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, U फॉर अनटचेबिलिटी एंड T फॉर टाइटल्स, EPPUT। और इसको आप याद रख लीजिएगा, 14 to 18 ये कवर करते हैं। जब तक आप एडल्ट हो जाते हैं वहाँ तक है ये। एडल्ट हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो वहाँ तक हमको ये आर्टिकल्स मिलते हैं। 14 से स्टार्ट होते हैं एंड 18 तक चलते हैं, उससे आप याद रख सकते हो थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आ गया है। राइट टू फ्रीडम इज बेसिकली कवर होता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ फ्रीडम्स के बारे में बात करी गई है। फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन इंडिया, रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया। मूव एनीवेयर इंडिया, बेसिकली आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन थी विच इज आर्टिकल 370, जो कि ये बोला करता था कि आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आप जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जा सकते। बट अभी आर्टिकल, अभी न्यूज में था, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया था हमारा, जिसकी वजह से आप अब कहीं पे भी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, आप रिजाइड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 370 अब ये हटा दिया गया था। बट इसकी वजह से पहले लोग जम्मू एंड कश्मीर में कुछ कर नहीं पाते थे। फिर उसके बाद रिजाइड एनीवेयर इंडिया, आप कहीं पे भी रह सकते हैं इंडिया के अंदर। चूज ऑक्यूपेशन, आप ऑक्यूपेशन चूज करने की आपके पास फ्रीडम है, बट इट शुड बी लीगल। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी अपने आप का एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट विद डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि सामने वाले की जो डिग्निटी है ना, सामने वाले की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। आप ऐसे किसी को गाली नहीं दे सकते हो। दिस इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेक एसोसिएशन, आप ग्रुप बना सकते हैं एक लोगों का, आप कुछ काम कर सकते हैं। असेंबली बना सकते हैं आप, बट इट शुड बी पीसफुल विदाउट आर्म्स। वो शांत होनी चाहिए, कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपके पास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आतंकवादी का समूह खोल के बैठ जाओ, दिस इज इलीगल, ये सही नहीं है। मेक असेंबली, आप लोगों का ग्रुप बनाइए, बट इट शुड बी पीसफुल। तो दिस इज अबाउट आर्टिकल 19, जिसके अंदर फ्रीडम की बात करी गई है। आर्टिकल 20, राइट अगेंस्ट पनिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है कि पनिशमेंट के, अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। वन कैन नॉट बी पनिश्ड बाय द पास्ट लॉज, आपको पुराने किसी लॉ के बेसिस पे आज पनिशमेंट नहीं मिल सकती। आप किसी भी गुनाह के लिए 2 बार पनिश नहीं किए जा सकते। उसके बाद वन कैन नॉट बी फोर्स्ड, can't be forced to present evidences against himself, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ ही एविडेंसेस पेश करें। तो ये है हमारे राइट अगेंस्ट पनिशमेंट। 3 बात कहता है राइट अगेंस्ट पनिशमेंट। आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लिव। राइट टू लिव है आपके पास, आपको जीने का अधिकार है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लोगे या कुछ भी है। राइट टू लिबर्टी, आपके पास फ्रीडम है, मतलब आप आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं। और उसके बाद है राइट टू प्राइवेसी, यू हैव द राइट टू हैव योर पर्सनल स्पेस, आपके पास राइट टू प्राइवेसी भी है। आर्टिकल 21 के अंदर 3 चीजें हैं, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21A इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये इंक्लूड करा गया था बाद में, ये इनिशियली नहीं था। इसके अंदर बोला गया था कि जो चिल्ड्रन है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, दे हैव द राइट टू एजुकेशन। तो इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट अरेस्ट, अगर आपका अरेस्ट होता है तो आपके पास क्या क्या राइट्स होंगे। गिव रीजन अबाउट द अरेस्ट, आपको जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो आपको रीजन दिया जाएगा। बेसिकली आपका जो वो सर्च वारंट लेकर आते हैं पुलिस वाले, वो सब उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट,
इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो वो आपको जेल में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर उनको आपको मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आप किसी को बंदी बना के नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है। अलाउ टू टॉक टू द लॉयर होगा, ये टोटल टू लॉयर लिख गया है, आई एम सॉरी। टॉक टू द लॉयर होगा, इसका मतलब जब भी आप उनके कस्टडी के अंदर हैं, पुलिस की कस्टडी के अंदर हैं, तो आपको अपने लॉयर से बात करने दी जाएगी, उस पे लिए कोई मना नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम। इसको आप याद रख सकते हैं एक्रोनिम से FPLEA। एफ प्ली बोल लीजिए या FPLEA बोल लीजिए। F मीन्स फ्रीडम, P से हो गया पनिशमेंट, L से हो गया राइट टू लिव के लिए बेसिकली मैंने लिखा है, लाइफ से आप याद रख सकते हैं। E से हो गया एजुकेशन एंड A से हो गया अरेस्ट। तो आप यहाँ से इसको शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राइट की तरफ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर। जैसे लोगों के बच्चों के, आपने देखा होगा, आता है टीवी वगैरह में एपिसोड्स भी आते हैं, बच्चों के हाथ पैर काट के भीख मंगवाते हैं। तो इसका मतलब ये वो गलत कर रहे हैं। ये आपका बेसिकली फंडामेंटल राइट है कि आपसे कोई भीख नहीं मंगवा सकता, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर। 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आपसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। आप अगर बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी कह रही हूँ, सॉरी, बाल मजदूरी गुनाह है हमारे देश में आर्टिकल 24 के तहत। आप इसको याद रख सकते हैं HTL की। HT मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड L से हो गया लेबर, चाइल्ड लेबर। HTL से आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को याद रख सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेसिकली कहता है 25 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 25 कहता है यू हैव द फ्रीडम टू चूज योर रिलीजन। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। लाइक नो, मतलब पर्सनल मैं नहीं जा रही हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। लाइक सिख होते हैं, वो टर्बन पहनते हैं, इसका मतलब दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। उसके बाद मुस्लिम्स होते हैं, वो दे वियर बुरखाज एंड दे वियर अ कैप, तो दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन बेसिकली। तो ये सब आपके लिए फ्रीडम है, कोई आपको करने से नहीं रोक सकता। एंड प्रोपोगेट रिलीजन, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। जैसे अब हमारा होता है, हम हिंदू हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम अपने हाथ में माला जपते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई सामने वाला देखेगा, अगर देखेगा कि मैंने तिलक लगा रखा है माथे पे, तो वो देखते ही समझ जाएगा यार शी इज अ हिंदू। इसका मतलब ये हो गया कि आई एम प्रोपोगेटिंग माई रिलीजन, मैं अपने धर्म का प्रचार कर रही हूँ कि हाँ हम तिलक लगा रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दिस इज माई फंडामेंटल राइट कि आई कैन चूज माई रिलीजन, आई कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू माई रिलीजन। मैं अपनी हिंदू रिलीजन हूँ, तो मैं अपनी भगवत गीता पढ़ सकती हूँ। उसके बाद अगर कोई मुस्लिम है तो ही और शी कैन रीड हिज कुरान, वो पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन एंड प्रोपोगेट रिलीजन। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपने कोई भी रिलीजियस काम काज को आप अपने आराम से मैनेज कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। आर्टिकल 27 फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ सर्टेन रिलीजियस टैक्सेस। अगर आपसे कोई रिलीजन के नाम पे कोई टैक्स वसूल रहा है तो आपकी मर्जी है, आप उसको पे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता उसको पे करने के लिए। 28 फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस प्रेयर्स। अगर कहीं पर रिलीजियस प्रेयर्स हो रही हैं तो यू हैव द फ्रीडम कि आप किसी भी रिलीजियस प्रेयर में पार्टिसिपेट करें। लाइक इफ आई एम ए हिंदू, तो आई कैन गो टू द क्या कहते हैं मस्जिद ऑल्सो, मैं जा सकती हूँ वहां पे, ठीक है, मैं कर सकती हूँ दुआ वहां पे, कोई इशू नहीं है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, बिकॉज आई हैव दिस फ्रीडम। तो ये था हमारा बेसिकली ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसको आप याद रख सकते हैं RATP, रैट पिज्जा, मतलब पी लगा दिया, रैट पी, कुछ भी आप उसको पिला रहे हो उस तरह से याद रख सकते हो। R मीन्स रिलीजन, रिलीजन के अंदर 3 चीज आ गई। A मीन्स अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स। T मीन्स रिलीजियस टैक्सेस से आप याद रख सकते हैं, एंड P से आप याद रखेंगे प्रेयर्स। तो दिस इज अबाउट एक्रोनिम फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप नॉर्मली याद कर सकते हो, वैसे याद कर लो। अगर आपको एक्रोनिम से याद करना है तो एक्रोनिम से याद करो, आपकी मर्जी है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आपको कैसे कंफर्टेबल है। बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। एजुकेशन एंड कल्चर के अंदर बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए राइट्स बनाए गए हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं दे कैन सिक्योर देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। अगर उनकी कोई पुरानी स्क्रिप्ट है, अपने कल्चर को वो बचा के रखना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेजेस को वो रखना चाहते हैं, तो दे हैव द राइट टू सिक्योर।
ये 3 ग्राउंड्स हैं, बेसिकली याद रखिएगा, ये 3 ही ग्राउंड हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर गिवन है। मान लो क्वेश्चन यहाँ पे घुमा देता है, आपको कोई और चीज दे देता है, तो आपको वो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना। ये 3 ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आपको फंडामेंटल राइट्स गिवन है। उसके बाद आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज हैव द राइट टू मैनेज देयर इंस्टीट्यूशंस। मान लो माइनॉरिटीज हैं, वो अपना मान लो कल्चर को प्रमोट करने को के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोल लेते हैं, कुछ भी, अगर वो कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं किसी भी इन तीनों ग्राउंड्स के ऊपर, तो उनको वहां पे पूरा फ्रीडम है कि वो उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई आके बंद नहीं करा सकता, कोई लड़ नहीं सकता आपसे कि आपने ये क्यों खोला है, बिकॉज यू हैव द राइट, यू हैव दिस फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है, अच्छा ये पांचों तो हो गए, ये पांचों तो हमने पढ़ लिए। अब छठा कहता है कि अगर आपका कोई भी राइट वायलेट होता है, अगर कोई उस राइट को तोड़ता है, आपको फ्रीडम नहीं देता अपने राइट्स को बेसिकली यूज करने की, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हो। इतनी पावर ये हमको देता है। बाकी आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, आप डायरेक्टली वहां पे नहीं जा सकते किसी भी केस के लिए। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रेक करता है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उसके खिलाफ केस करने। इतनी पावर ये हमको देता है, एंड इट इज आर्टिकल 32। इसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर बेसिकली कुछ रिट्स भी दी गई हैं हमको, रिट्स बोला जाता है इनको। ये 5 रिट्स हैं। अब एक बार समझ लेते हैं, वैसे मैंने अभी तक किसी एग्जाम में देखी नहीं है, बट एक बार पढ़ लेते हैं, यू नेवर नो कि आ भी जाए तो। हेविस कॉर्पस, हेविस कॉर्पस मतलब बनता है डिमांड दैट अ प्रिजनर बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। हेविस कॉर्पस बोलता है कि आप मान लो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि किसी मतलब किसी बंदे को कि आपने इस बंदे को 24 घंटे हो गए अभी तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं करा है। इसका मतलब आप किसी को बंदी बना के नहीं रख सकते। ये हेबिस कॉर्पस तब इशू करा जाता है, ये बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं राइटिंग में, जो रिट्स होती हैं कि आप ऐसा करो या मत करो, ये चीजें बताई जाती हैं। तो हेबिस कॉर्पस बोलता है कि द प्रिजनर शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने लेकर आओ उसे, आप बंदी बनाकर नहीं रख सकते। मैंडेमस, मैंडेमस कहता है कमांड टू डू एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। मैंडेमस कहता है कि अगर आप कोई हायर कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट को कहना चाहते हैं कि आप ये काम करो, तो वो मैंडेमस इशू करेगी। वो कहेगी अच्छा ये काम मत करो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैंडेमस इशू करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है डायरेक्टिंग अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट लॉ प्रोहिबिट्स। मान लो कोई कोर्ट ऐसा काम कर रहा है जो ऊपर वाली कोर्ट को लग रहा है कि यार ये तो लॉ के तहत गलत है, तो वो प्रोहिबिशन कर देते हैं, बेसिकली उसको स्टे ऑर्डर्स दे देते हैं कि आप इस काम को बंद करो, आप ये काम नहीं कर सकते। quo warranto, quo warranto कहता है बट बाय व्हाट अथॉरिटी विच अ पर्सन होल्ड्स अ पब्लिक ऑफिस। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको इस काम को करने की क्या अथॉरिटी है। बाय विच अ पर्सन होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, कि आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या अथॉरिटी आपके पास, तो उसके लिए इशू होता है quo warranto, जब हमें ये जानना होता है। सेंचुरी कहता है बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू डायरेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ द लोअर कोर्ट टू बी सेंट टू द सुपीरियर कोर्ट फॉर रिव्यू। सेंचुरी होता है, मान लो लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अपर कोर्ट उसको बोलती है, सुपीरियर कोर्ट ऊंची वाली कोर्ट उसको बोलती है कि इस केस को आप बंद करो और हमारे पास दे दो रिव्यू के लिए, हम अपने आप देखेंगे इसको। तो जब कोर्ट्स को ऐसा करना होता है तो वो सेंचुरी इशू करते हैं। तो दीज आर 5 रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन्ड है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो आपको याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर, अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग, these right to constitutional remedies are the heart and soul of the constitution। वो कहते हैं कि हमारा दिल और हमारी आत्मा सब इसके अंदर बसी हुई है। ठीक है, आपने राइट दे दिए, आप राइट दे के करोगे क्या, जब तक अगर कोई उस राइट को तोड़ता है उसके लिए कोई सजा ना हो। तो बेसिकली वही कहता है। अब अगर इसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो कोई आपके राइट तोड़ने से डरेगा। तो बेसिकली सारे राइट्स एक तरफ और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक तरफ, क्योंकि ये हमको पावर देता है कि अगर आपके राइट्स टूटे तो आप कहाँ जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल राइट, जिसके हमने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। आपने थोड़ा सा शॉर्ट में भी समझ लिया है क्या होता है। तो ये हमको इसमें पढ़ना था। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने येलो से मार्क करे हैं, जिन पे नॉर्मली क्वेश्चन आता है। और फंडामेंटल राइट का टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं फंडामेंटल राइट से। तो इसलिए इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि आर्टिकल 222 किससे रिलेट करता है, ये आर्टिकल किससे रिलेट करता है, और जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं येलो में, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं उन नंबर्स को कि ये इस आर्टिकल का था, ये इस आर्टिकल का था। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद आर्टिकल बेसिकली अगर मैं बात करूं 33, 34, 35 कोई इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम उस पर डिस्कशन भी नहीं कर रहे।
हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है वो पढ़ना, आपको आर्टिकल 32 तक ही याद रखना है। बट हाँ, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे पास मतलब फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स बताओ, तो यू विल टेल हिम आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, बट आर्टिकल 32 के बाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको कवर भी नहीं कर रहे। तो आज के लिए गाइस इतना ही था, बस यही था, हमें इतना ही करना था फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। डू वेल, बाय बाय।